हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ई-कैट एम-कैट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अगर आप एमसीक्यूज़ की मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है 6000 प्लस क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने से पहले कि भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और फिर ग्रेजुअली जो है वो अपने टॉपिक की तरफ परस्यू करेंगे, राइट। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर छोटा सा। इसमें लिखते हैं कि एन एटम, ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया इंट्रोडक्शन छोटा सा। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन हमारे पास बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सही है। प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स जो है वो हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से, राइट। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। जेम्स चैडविक was discovered the neutron in the nucleus, ठीक है ना। तो जेम्स चैडविक ने बेसिकली न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन हैज़ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। जो हमारे पास बेसिकली न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। मास नंबर इज द सम ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, और इसको पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो सिंपल ए हमारे पास बराबर है Z प्लस एन के, ठीक है ना। आइसोटोप्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पता है कि आइसोटोप्स आर केमिकल एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट होता है बट सेम चार्ज नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बेसिकली मास नंबर और चार्ज नंबर क्या होता है। सपोज डैट के वी हैव एन एलिमेंट x, यहाँ पर हमने z लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने a लिखा हुआ है। तो ये a जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर एंड दिस z रिप्रेजेंट चार्ज नंबर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज नंबर को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें गौर से तो आइसोटोप्स की बात हो रही है। तो आइसोटोप्स में क्या हो रहा है, Z हमारे पास जो है वो सेम है, यानी कि चार्ज नंबर, ठीक है। चार्ज नंबर हमारे पास सेम है, मास नंबर यहाँ पर मुख्तलिफ है। तो देख लें 1 2 3, तो इसको कहते हैं आइसोटोप्स। नाउ वी हैव आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार्स आर केमिकल एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट चार्ज नंबर, सही है। आइसोबार जो है वो हमारे पास बेसिकली केमिकल एलिमेंट है, डिफरेंट चार्ज नंबर। Z यहाँ पर चेंज हो रहा है बट सेम मास नंबर, और मास नंबर क्या है हमारे पास, सेम है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार। इसकी जो मिसाल है वो यहाँ पर लिखी गई है 1 3 2 3, राइट। तो यहाँ पर 1 और ये 2 क्या है, Z चार्ज नंबर है, बट 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी जो कि मास नंबर है वो सेम है, ठीक है। What is isotones? Isotones are chemical element which have different charge number but same number of neutron, ठीक है ना। हमारे पास जो चार्ज नंबर है वो डिफरेंट होगा बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास सेम हो गए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मिसाल देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर चार्ज नंबर हमारे पास मुख्तलिफ है। और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें, जो कैसे निकालते हैं, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं, A हमारे पास बराबर है Z प्लस एन के, राइट। तो n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर A हमारे पास कितना है, यहाँ पर A हमारे पास है 3 और Z कितना है 1, तो n कितना आएगा 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में A हमारे पास है 4 एंड Z हमारे पास है 2, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, तो यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स, 2। तो वी हैव सेम न्यूट्रॉन ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेसिकली वो हमारे पास सेम है। तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोटोन्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग आइसोटोन्स। नाउ वी हैव मास डिफेक्ट। अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें तो मास डिफेक्ट क्या है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ द
द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियन। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लें तो आपको मिल जाता है न्यूक्लियॉन्स, राइट। जैसे एक घर में रहने वाले लोगों को फैमिली कहा जाता है, वैसे न्यूक्लियस में रहने वाली आवाम को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, राइट। तो मास डिफेक्ट क्या है? जब हम न्यूक्लियॉन के मास को देख रहे हैं, जो कि बेसिकली दिस न्यूक्लियॉन इज नथिंग, इट इज अ सिंपल एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियॉन के मास को देखेंगे तो इसका मास जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो बेसिकली हमारे पास कम होता है। अब जो डिफरेंस आ रहा है मास में, ठीक है ना, तो इस मास में जो कमी है बेसिकली ये कहलाता है मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट। ठीक है, इसको हम मास डिफेक्ट या फिर मास डेफिसिट कहते हैं, राइट। तो ये मास इस्तेमाल कहाँ हो जाता है? तो आगे हम देखेंगे ये मास जो है बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी में, राइट। तो आइए चलें आगे हम लोग देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, जो बेसिकली मास डिफेक्ट है, जो मास में कमी वाक़ हो रही है, ठीक है ना, वो कन्वर्ट किस में हो रही है? बाइंडिंग एनर्जी में। बिकॉज वी नो दैट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल्स mc स्क्वायर, राइट। तो ये जो मास है ये कन्वर्ट किस में हो रही है? बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय न्यूक्लियस टू कीप न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब इनको जोड़ के रखना है, तो इनको जोड़कर रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, राइट। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी देखें, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये बन जाता है पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि मास इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ कंबाइन रखना है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो क्या बनता है? पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, नाउ वी हैव रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास एक फेनोमेना है जिसमें होता क्या है, तो चलें आइए देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, हमारे पास वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बेसिकली 82 है या फिर इससे ज़्यादा है, राइट। तो ये तमाम एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ती जाएगी, वो एटम जो है हमारा अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। एलिमेंट जो है बेसिकली हमारे पास वो अनस्टेबल होता जाएगा, राइट। जिस तरह हम लोग पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से वो जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। The disintegration of certain unstable nuclides with emission of invisible radiations is called radioactivity। सही है। तो बेसिकली हमारे पास वो जो डिसइंटीग्रेशन है, टूट जाना है बेसिकली, सही है, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड की विद इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इसको हम कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। तो क्योंकि अब जो हमारा एलिमेंट या न्यूक्लियाइड जो अनस्टेबल है वो ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये लॉज ऑफ नेचर है कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहती है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने की वजह से ये जो एलिमेंट है या न्यूक्लियाइड है ये रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल, ताकि ये स्टेबल हो जाए, राइट। बट वो एनर्जी बट वो हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो होती हैं इनविजिबल, जिनको हम देख नहीं सकते। द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। जो सैंपल से हमारे पास रेज निकलनी है उसके 3 टाइप हमारे पास हैं। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गैमा रेज, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल्स हैव मास नंबर 4, ठीक है,
and charge number 2. In fact, alpha particles are helium nuclei with double positive charge. They have low penetrating power. हमारे पास जो पावर है इसकी वो बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है, बट दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर. एक बात याद रखिए, पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजेशन पावर का ताल्लुक इन्वर्स होता है. अगर हम लोग लो पेनिट्रेटिंग पावर की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर हम हाई आयोनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है. By the emission of an alpha particle, the charge number of parent nucleus is decreased by 2 and the mass number is decreased by 4. अब इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि डिसइंटीग्रेशन क्या है. तो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या है कि ओरिजिनल न्यूक्लियस हमारे पास जो मौजूद है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरेंट. ये जो हमारा न्यूक्लियस है बेसिकली ये कहला रहा है पेरेंट. अब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होगी तो न्यू न्यूक्लियस बन जाएगी, राइट. तो ये जो हमारा न्यू न्यूक्लियस होगा ये कहलाएगा डाउटर, ठीक है, डाउटर. इसको पढ़ेंगे डाउटर, राइट. तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बेसिकली अल्फा डीके की. तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियस है, इसको हम कह रहे हैं पेरेंट. तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका चार्ज नंबर है और ये इसका मास नंबर है, ठीक है. अब अगर ये अल्फा डीके हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जाहिर बात है हमारे पास एक न्यूक्लियस बनेगा जो कि न्यू न्यूक्लियस होगा, लेकिन चार्ज नंबर में यहाँ पर कमी आ जाएगी 2 की और मास नंबर जो है कमी आ जाएगी इसमें 4 की, ठीक है, A-4, राइट. प्लस अल्फा पार्टिकल, ठीक है. अब जाहिर बात है अल्फा पार्टिकल जो है वो सिमिलर किसके, हीलियम के. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हीलियम 2-4, ठीक है. तो हीलियम का न्यूक्लियाई बन जाता है बेसिकली, राइट. ओके, नाउ वी हैव बीटा डीके और बीटा पार्टिकल. सही है. अगर हम लोग बीटा पार्टिकल की बात करें, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाई एनर्जी. तो बेसिकली बीटा पार्टिकल क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, सही है. देयर पेनिट्रेशन पावर इज ऑल्सो वेरी हाई. जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बट कीप इन माइंड लो आयोनाइजेशन पावर. ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि अगर पेनिट्रेशन पावर हाई होगी तो अल्टीमेटली आयोनाइजेशन पावर हमारे पास कम होगी, राइट. दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. जो बीटा पार्टिकल है वो अफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बीटा डीके किस तरह से हो सकती है. तो नंबर 1, अब बीटा डीके के हमारे पास 2 टाइप हैं. एक को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डीके और एक को हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा डीके. तो यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास नेगेटिव बीटा डीके बेसिकली क्या है, ठीक है. तो नेगेटिव बीटा डीके हमारे पास बेसिकली रिजल्ट्स इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, सही है ना. एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई बाय 1, ठीक है. तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है हमारे पास उसमें जो है बेसिकली 1 का इजाफा है. द मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट. मास नंबर हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहेगा. यानी कि ए यहाँ पर हमारे पास सेम होने वाला है और जेड हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा, राइट. तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, तो ए एंड जेड, राइट. अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इजाफा हो रहा है, एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब इजाफा होगा जेड में तो ये हो जाएगा Z+1. ए यहाँ पे सेम होगा, ठीक है. और अल्टीमेटली इसको हम यहाँ पे लिखेंगे
प्लस का मतलब इजाफा होना, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, माइनस बीटा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे माइनस बीटा, क्या लिखना है, माइनस बीटा लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये आ गया माइनस बीटा। अब अगर यहाँ पर देखें हम तो इंक्रीजिंग बाय 1 हुआ, z प्लस 1, ठीक है। तो ये कहलाएगा नेगेटिव बीटा डीके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव बीटा डीके को, राइट, ओके। पॉजिटिव बीटा देखते हैं, तो पॉजिटिव बीटा डीके हमारे पास बेसिकली क्या है। तो पॉजिटिव बीटा डीके बेसिकली हमारे पास, सपोज डैट के ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब जो इसका एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर है, इसमें जो है वो कमी आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिंपल कि हमारे पास, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास अब जो एलिमेंट आएगा, सही है, जिस सपोज डेट वाई, तो इसका जो हमारे पास चले इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। z माइनस 1, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर में बेसिकली या चार्ज नंबर में हमारे पास 1 जो है बेसिकली डिक्रीज हो गया, राइट। और a यहाँ पर सेम आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बीटा, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव बीटा डीके। तो पॉजिटिव बीटा डीके में बेसिकली कमी आ जाती है, राइट, और नेगेटिव बीटा डीके में हमारे पास जो है वो इजाफा होता है, तो इसको हम कहते हैं बीटा डीके। अब हम लोग यहाँ पर गैमा रेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। गैमा रेज क्या है, तो बेसिकली गैमा रेज आर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, सही है। तो अगर ये रे है तो जाहिर बात है नो मास नो चार्ज, ठीक है, कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली जो इसकी स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, डेट इज़ वाई गैमा रेस की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो कहते हैं देयर स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी स्पीड किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, राइट। दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। दे हैव वेरी लो आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो आयोनाइजिंग पावर जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। सिंस गैमा रेज आर मासलेस फोटॉन्स, देयर इमिशन विल काउज नो चेंज इन ईदर मास नॉर चार्ज नंबर। गैमा रे जो है बेसिकली कब एमिट होती है, तो सपोज करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एटम है, वो एक्साइटेड स्टेट पर मौजूद है, ठीक है। जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो सिंपल गैमा रे फोटोन लाइक आप कह सकते हैं वो एमिट हो जाएगी, ठीक है। और ये स्टेरिक का मतलब है कि जो हमारे पास एटम है वो कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट पर मौजूद है, राइट। तो जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो फोटोन को रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये फोटोन जो है बेसिकली गैमा रे होता है। तो ये है बेसिकली गैमा रे। तो अब यहाँ पर हमारे पास z है, यहाँ पे हमारे पास a है, तो z में भी तब्दीली नहीं आती है, a में भी तब्दीली नहीं आती है, ठीक है। बोथ a एंड z रिमेन सेम, तो ये हमारे पास है a, ठीक है। नाउ वी हैव रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, it states that the rate of disintegration of a radioactive element is directly proportional to the number of parent nuclide present in the unstable nuclide of given species। तो बेसिकली हमारे पास जो रेट है, सही है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ये होता है प्रोपोर्शनल हमारे पास एन के, ओरिजिनल सैंपल के, राइट। बाकी फिर हम यहाँ पे इज इक्वल्स और एक कांस्टेंट लगाते हैं इस साइन को हटा के, तो अल्टीमेटली वो लैम्डा है जिसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो नाउ वी हैव फॉर्मूला, ठीक है, लैम्डा एन इज इक्वल्स माइनस लैम्डा एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। लैम्डा हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है डीके कांस्टेंट, ठीक है, पहले भी हमने आपको ये बात बताई थी और दोबारा ये बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, राइट। तो हेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट
एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के नेचर के ऊपर, सही है, कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो किस नेचर का है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास वो रेडॉन है, रेडियम है, सही है, या फिर यूरेनियम है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, बट नॉट ऑन एक्सटर्नल कंडीशन। ये डिपेंड नहीं करेगा एक्सटर्नल कंडीशन पर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। तो डीके कांस्टेंट लैम्डा ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिंपल ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल की नेचर कैसी है। ओके, एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो बेसिकली कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही है हर एक सेकंड में, ये एक्टिविटी कहलाती है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। एन ओवर एन नॉट का मतलब होता है रिलेटिव एक्टिविटी, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पर हम इसको कहना चाहिए हमें रिलेटिव सैंपल, बट हियर एन इज़ द ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल, एंड नॉट इज़ द एन नॉट हमारे पास जो है यहाँ पर बेसिकली ये ओरिजिनल सैंपल है, ठीक है। एन जो है ये कुछ टाइम गुजरने के बाद है। फॉर एग्जांपल आपके पास सैंपल है, ठीक है, 20 ग्राम, ये इनिशियली आपने परचेज किया रेडियो एक्टिव सैंपल है, कुछ टाइम गुजरा तो और ये सैंपल हो गया हाफ 10 ग्राम, तो ये एन नॉट कहलाएगा ओरिजिनल सैंपल, ठीक है। और एन नॉट हमेशा ज़्यादा होगा एन से, यह आपने याद रखना है। द एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस शो डैट अ रेडियो एक्टिव एटम डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो बेसिकली डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। किस तरह से, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। अब एक्सपोनेंशियली से क्या मुराद है, तो एक्सपोनेंशियली से मुराद ये है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्स पर, हमारे पास लेट से कि यहाँ पे हमारे पास टाइम है, ठीक है, एक्स पर, और यहाँ पर हमारे पास सैंपल है एन बाय एन नॉट, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो सैंपल में कमी आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। बट अगर टाइम हम इन्फिनिटी ले लें तो फिर हमारे पास सैंपल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, बट ऐसा इनफाइनाइट टाइम पर होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन शो डैट रेडियो एक्टिव एटम डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर हमारे पास कैसा है, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, इसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन एंड देन द डीके स्लो डाउन आई, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऊपर हमें देखा है एन इज इक्वल्स एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है हाफ लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली हाफ लाइफ हमारे पास क्या है, तो हाफ लाइफ हमारे पास है द टाइम इंटरवल इन विच हाफ लाइफ ऑफ द एटम्स इन एनी गिवन सैंपल डीके। कोई भी हमारे पास सैंपल है, सही है, उसके अमाउंट में कमी आ जाए, और कमी कितनी आए कि जो उसका ओरिजिनल सैंपल है उससे वो हाफ हो जाए, सही है ना, जब वो आधा हो जाएगा अपने ओरिजिनल सैंपल का। यहाँ पर जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, सैंपल को हाफ होने के लिए, ये टाइम कहलाता है हाफ लाइफ। इस टाइम को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग पढ़ते हैं हाफ लाइफ। तो हमारे पास बेसिकली ये जो है वो जनरल फार्मूला है टी हाफ 0.693 ओवर लैम्डा, और लैम्डा क्या है, टी के कांस्टेंट, ये आपने याद रखना है। दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं डी के कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर ख़त्म अभी नहीं होती है, मज़ीद हमारे पास जो फार्मूले हैं उनको देखते हैं। अच्छा, एक फार्मूला हमारे पास और भी होता है, तो चलें इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हाफ लाइफ वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। हाफ लाइफ जो है वेरी करती है एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। कोई एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ जो है वो कुछ और है, जाहिर सी बात है, और जो हमारे पास एक और एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ कुछ और है, डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर कि वो किससे बने हुए हैं, राइट। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1590 ईयर्स, ठीक है, यानी कि ये 1590, ठीक है ना, साल के बाद जो है आधा होता है अपने अमाउंट का। जबकि हम अगर रेडॉन की बात करें तो रेडॉन जो हाफ लाइफ है वो 3.825 डेज़ है, इतने डेज़ बाद वो अपने अमाउंट का आधा हो जाता है, राइट।
तो आइए चलिए हम और देखते हैं हाफ़ लाइफ के बारे में कि हाफ़ लाइफ जो है वो किन फार्मूले की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मज़ीद, और फिर हम किस तरह से इसको MCQ वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसके फार्मूले। ओके, तो नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है हमारे पास बराबर होगा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम लोग n से भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम को हम लोग कैपिटल T से लिख सकते हैं, और हाफ लाइफ को हम लोग लिख सकते हैं T हाफ से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास मज़ीद यहाँ से सामने आ गया। ठीक है, T हाफ। नाउ अगर हम लोग फाइनल काउंट की बात करें, एक सैंपल जो है वो डीके हो रहा है, ठीक है ना, एक वक्त तक डीके होता रहेगा। तो अगर किसी मोमेंट पे हमें फाइनल काउंट निकालना हो तो फिर इसके लिए फॉर्मूला लगेगा फाइनल काउंट। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल बराबर आएगा ओरिजिनल सैंपल डिवाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर n। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज करते हैं वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हेयर। सही है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक सैंपल है जिसका मास है 100 ग्राम। राइट, ये हमने सपोज कर लिया। इसकी जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास है 5 ईयर्स। ठीक है, और टोटल टाइम हमारे पास गिवन है 20 ईयर्स। ये हमारे पास गिवन है टोटल टाइम। ठीक है, तो बताइए कि वो 20 साल के बाद कितना सैंपल रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर n मालूम करना पड़ेगा। तो n के लिए फॉर्मूला क्या था? t बाय टी हाफ। तो t कितना है 20 और t हाफ कितना है 5। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा 4। राइट, 4 लाइफ्स आ जाएंगे। हमें पता है कि अगर हमें फाइनल काउंट निकालना है, फाइनल काउंट, तो फाइनल काउंट कैसे मालूम किया जाता है? तो ओरिजिनल सैंपल हमारे पास है 100 ग्राम और 2 की पावर n कितना है हमारे पास 4। तो 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 16 होगा। देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 4। राइट, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा 16। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा वो आप देख सकते हैं। तो चलें इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो 50 ओवर 8 तकरीबन किसके बराबर होगा? अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारे पास जो है वो अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर। तो तकरीबन 6 ग्राम जो है वो रह जाएगा। सही है, तो अब मैंने कैसे किया इसको ये भी आप समझ लें। मैंने इस 50 को जो है वो अप्रॉक्सीमेट किया 48। ऐसा इसलिए मुझे पता है 8 1 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कैंसिल कराया इसको। राइट, तो बेसिकली ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ का। ये तमाम फार्मूले आपके लिए ज़ाहिर यूज़फुल हैं, तो इसको आपने याद रखना है ताकि हम MCQ वगैरह में इसको देख सकेंगे। राइट, हमारे पास है बेसिकली अब न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन हमारे पास क्या होता है? तो बेसिकली न्यूक्लियर फिशन इज़ द
प्रोसेस, ये हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हो क्या रहा है, ब्रेकिंग अप अ हैवी न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इनटू लाइट न्यूक्लियाई विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। ईच फिशन प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ सम स्मॉलर पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन इन एडिशन टू द बिगर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो अल्टीमेटली हमें वहाँ पर कुछ पार्टिकल देखने को मिलते हैं लाइक न्यूट्रॉन वगैरह। द फिशन यूरेनियम 235 गिव्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन along with 3 न्यूट्रॉन्स emitted per atom। तो जब रिएक्शन हमारे पास ये होगी तो हर एक एटम, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हमारे पास है, तो यूरेनियम के बहुत सारे हमारे पास जो है वो एटम्स होंगे, ठीक है। तो उनमें से कौन सा वाला एटम जो है वो बेसिकली डीके होने जा रहा है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो हमारे पास डीके है ये एक हमारे पास रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप जो है वो घर पर जो मकई के दाने होते हैं, अगर उसको आप बना रहे हो, तो वो जो मकई के दाने होते हैं अब कौन सा वाला बनने जा रहा है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो रैंडम प्रोसेस वो होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अब अगर हर एक दफ़ा यूरेनियम जो है वो ब्रेक हो रहा है बेरियम क्रिप्टॉन में, तो 3 न्यूट्रॉन पर एटम से हमें मिलेगा। अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिल जाएगी इस रिएक्शन में। इट इज़ ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास, ठीक है ना, ये बेसिकली कन्वर्जन ऑफ मास है, और ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें एनर्जी देखने को मिल रही है। फिशन इज अ सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोलेबल रिएक्शन। फिशन जो है बेसिकली एक हमारे पास सेल्फ सस्टेनिंग एंड कंट्रोलेबल रिएक्शन है, राइट। तो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं इसके रिएक्शन को, हमने यहाँ पर ये देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूरेनियम जो है बेसिकली वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखनी है हमने यूरेनियम, ठीक है। 92 इसका हमारे पास है Z चार्ज नंबर, और जो मास नंबर है वो 235 होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 235 प्लस इसको हमने एक न्यूट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो ये बनाएगा बेसिकली यूरेनियम 92 236, ये बनेगा इसका आइसोटोप। अब ये फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड कराएगा और इससे मिलेगा हमें, ठीक है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। हमें पता है कि जो बेरियम है ये 144 है, राइट, एंड दिस इज 92, यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली 92, ठीक है, ये 89 नहीं है, ये हमारे पास है 92। ये हो जाएगा हमारे पास 56 एंड दिस वन इज 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा प्लस एनर्जी, तो इसको हमने शो कर दिया Q से, और ये एनर्जी हमारे पास तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 144 को अगर आप ऐड करते हैं 92 में तो ये हो जाएगा 6, दिस वन इज़ 13 1 236, तो दिस एंड दिस एडिशन गिव्स 236, तो ये हमने सही किया है। एंड 56 36 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 1, ठीक है, 4 9, दिस वन इज 92, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बैलेंस है, राइट। तो ये हमारे पास है फिशन रिएक्शन। अब ये 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, अब ये 3 न्यूट्रॉन, हर एक न्यूट्रॉन मजीद जो है वो रिएक्ट करेगा यूरेनियम के साथ, और फिर ये चलता रहेगा प्रोसेस, और फिर उसमें क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे हमें। तभी यहाँ पर लिखा हुआ था कि हर एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है ना, पर एटम, हर एक एटम से हमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। जब हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करवा दें
तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूज होना, मिल जाना, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, सही है। इस रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, उस एनर्जी को हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, इसको हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, राइट। व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ दिस, ठीक है ना, about 3.3 mega electron volt energy is ejected. Fusion is the basic source of energy in stars, ठीक है। तो स्टार्स वगैरह में जो बेसिकली हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्यूजन, जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पर बेस करता है, फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर बेस करता है। तो चले आए हम इसमें देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे। दो लाइटर न्यूक्लियाई हमारे पास हैं, ठीक है, ये मिलकर एक हैवी, ठीक है, न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप यूज़ करते हैं 1 2, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास होता है 1 2 प्लस 1 3, ठीक है, 1 3। तो ये बनता है हमारे पास दिस वन इज हीलियम, ठीक है, 2 4 प्लस न्यूट्रॉन एंड वी हैव आल्सो एनर्जी ओवर एयर, इसको हम कह रहे हैं Q, राइट। ये था हमारे पास बेसिकली आज का लेक्चर, सही है। और आगे हम लोग देखेंगे इसके MCQs, ठीक है, जो कुछ हमने यहाँ पर अभी देखा है टॉपिक्स के अंदर, इसके जो रेलेवेंट MCQ हैं वो हम देखेंगे। और अगर आप मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है 6000 प्लस क्वेश्चंस का MCQs बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।